जैसा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, शिक्षा तथ्यों को सीखना नहीं है, बल्कि सोचने के लिए दिमाग को प्रशिक्षित करना है। और आज हमारे पास सोचने और समझने के लिए एक ऐसा ही विषय है। ये सीधे तौर पर भारत में उच्च शिक्षा, खासकर गणित, उसकी दिशा और दशा से जुड़ा है। नमस्कार और हमारे इस विशेष विश्लेषण में स्वागत है। आज हम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के प्रस्तावित गणित पाठ्यक्रम मसौदे 2025 पर गहराई से चर्चा कर रहे हैं। ये मसौदा हाल ही में सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया गया और इसने, आप कह सकते हैं, शिक्षा जगत में एक नई बहस छेड़ दी है। ये जानना महत्वपूर्ण है कि ये मसौदा सरकार की महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के उद्देश्यों के अनुरूप तैयार किया गया है। इस पूरी बहस के केंद्र में है भारतीय ज्ञान प्रणालियों यानी इंडियन नॉलेज सिस्टम्स या IKS को स्नातक स्तर के गणित पाठ्यक्रम में प्रमुखता से एकीकृत करने का प्रस्ताव। हाँ, और NEP 2020 भारत की समृद्ध ज्ञान परंपराओं को शिक्षा में वापस लाने पर जोर तो देती है, लेकिन गणित जैसे विषय में इस तरह का प्रस्ताव इसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सही कहा। कुछ लोग इसे अपनी जड़ों से जुड़ने का एक सराहनीय प्रयास मान रहे हैं, तो वहीं कई शिक्षाविद और विशेषज्ञ इसे लेकर गंभीर चिंताएं व्यक्त कर रहे हैं। Scroll.in पर प्रकाशित एक विस्तृत लेख ने इस बहस के विभिन्न पहलुओं को सामने रखा है और हम उसी के आधार पर आज इस मुद्दे की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। ये विषय, देखिए, विशेष रूप से UPSC अभ्यर्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, ये सीधे तौर पर शिक्षा नीति यानी GS पेपर 2 से जुड़ा है और विज्ञान प्रौद्योगिकी में विकास GS पेपर 3 और भारतीय विरासत संस्कृति GS पेपर 1, इन सबसे जुड़े मुद्दे इसमें शामिल हैं। हाँ, विरासत बनाम आधुनिकता की बहस, पाठ्यक्रम निर्माण जैसे नीतिगत मामले, ये मेंस परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी प्रासंगिक हैं। और हाँ, जो लोग भारत में शिक्षा के भविष्य को लेकर उत्सुक हैं, उनके लिए भी ये चर्चा काफ़ी रोचक और जानकारीपूर्ण होगी। तो आज का हमारा मिशन क्या है? हम इस प्रस्तावित मसौदे के मुख्य प्रावधानों को समझेंगे। इसमें IKS को शामिल करने के पीछे के तर्क और इसके समर्थन में दी जा रही दलीलों को जानेंगे। और साथ ही हम उन चिंताओं और आलोचनाओं का भी विश्लेषण करेंगे जो शिक्षाविदों द्वारा उठाई गई है। बिल्कुल। अंततः हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत की गणितीय विरासत का सम्मान करते हुए आधुनिक गणितीय जरूरतों को कैसे पूरा किया जा सकता है और इस मसौदे का भारत में गणित शिक्षा के भविष्य पर क्या असर पड़ सकता है। चलिए इस पूरी बहस को परत दर परत खोलकर देखते हैं। सबसे पहले आइए इस मसौदे के घोषित लक्ष्यों और संरचना पर एक नजर डालें। जैसा कि बताया गया, ये NEP 2020 के अनुरूप हैं, जिसका एक प्रमुख उद्देश्य है शिक्षा को अधिक समग्र, अंतर्विषयक और भारतीय जड़ों से जुड़ा बनाना। हाँ, और UGC का दस्तावेज कहता है कि ये पाठ्यक्रम अग्रगामी सोच वाला है और इसका उद्देश्य छात्रों को गणितीय अवधारणाओं और कौशल में एक मजबूत नींव प्रदान करना है। पाठ्यक्रम में आधुनिक गणित के मुख्य विषय तो शामिल हैं ही, जैसे कैलकुलस, बीजगणित, विश्लेषण, संभाव्यता और डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके साथ ही बदलते समय की जरूरतों को देखते हुए कंप्यूटेशनल और डेटा साइंस जैसे नए ऐच्छिक विषय, मतलब इलेक्टिव्स, भी पेश किए गए। और अंतिम वर्ष में ऑनर्स के छात्रों के लिए एक शोध परियोजना का भी प्रस्ताव है, जो कि एक अच्छी बात है। हाँ, ये तो अच्छा है। लेकिन जो बात इस मसौदे को विवादास्पद बनाती है, वो है मूल्य आधारित शिक्षा और विशेष रूप से IKS के साथ एकीकरण पर अत्यधिक जोर। बिल्कुल, और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि IKS का समावेश केवल सतही या कह लीजिए परिचयात्मक नहीं है। मसौदे में IKS पर आधारित विशिष्ट और अनिवार्य कोर्स शामिल करने का प्रस्ताव है। अच्छा, अनिवार्य मतलब ऑप्शनल नहीं? जी हाँ, अनिवार्य। ये सिर्फ गणित के इतिहास में भारतीय योगदान का जिक्र करने से कहीं आगे की बात है। उदाहरण के तौर पर प्रस्तावित पाठ्यक्रमों में शामिल हैं काल गणना, ये समय की गणना और कैलेंडर बनाने की पारंपरिक भारतीय विधियों से संबंधित है। फिर है भारतीय बीजगणित, इसमें ब्रह्मगुप्त और भास्कर द्वितीय जैसे प्राचीन भारतीय गणितज्ञों द्वारा विकसित तकनीकों पर फोकस है, खासकर समीकरणों को हल करने के उनके तरीके। ओके। शुल्ब सूत्र ज्यामिति भी है। ये वैदिक काल में यज्ञ वेदियों के निर्माण के लिए इस्तेमाल होने वाले ज्यामितीय नियमों से संबंधित हैं, जो रस्सियों यानी शुल्ब का उपयोग करके बनाए जाते थे। अच्छा, वो पाइथागोरस वाले सिद्धांत जैसा कुछ? हाँ, कुछ हद तक। उसके अलावा भारतीय गणित का दर्शन, सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टियम जैसे प्राचीन खगोल विज्ञान और गणितीय ग्रंथों का अध्ययन। ये तो खगोल विज्ञान के ग्रंथ है ना? हाँ, मुख्य रूप से।
और यहाँ तक कि ब्रह्मांडीय समय चक्र और पंचांग, जो पारंपरिक भारतीय पंचांग है, ज्योतिषीय और धार्मिक उद्देश्यों के लिए समय की शुभता निर्धारित करने वाला, ऐसे विषय भी शामिल करने का प्रस्ताव है। बाप रे। तो एक तरफ आधुनिक गणित, कैलकुलस, एनालिसिस, और दूसरी तरफ ये सब पंचांग, काल गणना। समर्थक क्या कह रहे हैं इसके बारे में, कैसे उचित ठहराने इसे? देखिए, पाठ्यक्रम के समर्थकों का मुख्य तर्क यह है कि इस तरह का एकीकरण छात्रों को एक समग्र शिक्षा देगा। उनका मानना है कि यह NEP 2020 की भावना के अनुरूप है, जो भारतीय विरासत और ज्ञान परंपराओं पर गर्व करने और उन्हें समझने पर बल देती है। वे तर्क देते हैं कि इससे मुख्य आधुनिक गणितीय विषयों पर ध्यान कम नहीं होगा, बल्कि ये छात्रों को समकालीन गणित को उसके ऐतिहासिक और सभ्यतागत संदर्भ में देखने में मदद करेगा। और कोई तर्क? एक और तर्क ये दिया जाता है कि विभिन्न ज्ञान प्रणालियों, मतलब आधुनिक और पारंपरिक, का अध्ययन छात्रों में तुलनात्मक तर्क, कंपैरेटिव रीजनिंग और आलोचनात्मक सोच विकसित करेगा। अच्छा, कैसे? वे सीखेंगे कि कैसे अलग-अलग संस्कृतियों ने समान समस्याओं जैसे समय या स्थान की गणना के लिए अलग-अलग दृष्टिकोण विकसित किए। उनका मानना है कि यह छात्रों को केवल तकनीशियन बनाने के बजाय उन्हें अधिक सांस्कृतिक रूप से साक्षर और विचारक बनाएगा। सुनने में तो ये काफी आकर्षक लगता है, अपनी विरासत को समझना, तुलनात्मक दृष्टिकोण विकसित करना। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा, इस पर गंभीर चिंताएं भी जताई जा रही हैं। तो अब आते हैं सिक्के के दूसरे पहलू पर। शिक्षाविदों और विशेषज्ञों की मुख्य आपत्तियां क्या हैं? यहीं से ये बहस वास्तव में गर्माती है। जैसा कि scroll.in के लेख में भी उजागर किया गया है, कई प्रतिष्ठित गणितज्ञों और शिक्षाविदों ने इस मसौदे पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। जी। उनकी सबसे बड़ी चिंता यह है कि IQS विषयों पर इतना अधिक और, जैसा आपने बताया, अनिवार्य जोर देने से अनिवार्य गणित के मुख्य और मूलभूत आधुनिक विषयों की पढ़ाई के लिए आवश्यक समय और ध्यान वो कम हो जाएगा। उन्हें डर है कि इससे पाठ्यक्रम की कठोरता, मतलब रिगर, कमजोर होगी। हाँ, और ये चिंता केवल अकादमिक नहीं है, इसके व्यावहारिक परिणाम भी हो सकते हैं। मुख्य चिंता ये है कि क्या इस तरह का पाठ्यक्रम छात्रों को आज के अत्यधिक प्रतिस्पर्धी नौकरी बाजार और उच्च शिक्षा के लिए पर्याप्त रूप से तैयार करेगा? ये बड़ा सवाल है। क्या वे उन गणितीय कौशलों में महारत हासिल कर पाएंगे जिनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, फाइनेंशियल इंजीनियरिंग, क्रिप्टोग्राफी जैसे क्षेत्रों में सख्त जरूरत है? आलोचकों को इस पर संदेह है। तो क्या आप इन आलोचनाओं को थोड़ा और विस्तार से बता सकती हैं? किन विशिष्ट पहलुओं पर आपत्ति जताई जा रही है? जरूर, कई स्तरों पर आपत्तियां हैं। पहली है सामग्री का दोहराव और स्तर की असंगति, मतलब रेपिटिशन एंड लेवल मिसमैच। अच्छा, जैसे? उदाहरण के लिए, शुल्ब सूत्र ज्यामिति में जिन अवधारणाओं की बात की गई है वो काफी हद तक हाई स्कूल स्तर की ज्यामिति से मिलती जुलती हैं। मूल रूप से रेखाएं, कोण, पाइथागोरस प्रमेय के अनुप्रयोग। अब स्नातक स्तर पर जहां छात्र लीनियर अलजेब्रा में, वेक्टर स्पेस, मैट्रिक्स या कैलकुलस में जटिल सीमाओं और इंटीग्रल्स जैसी अमूर्त और शक्तिशाली अवधारणाओं से जूझ रहे होते हैं, उन्हें शुल्ब सूत्रों के सरल अनुप्रयोगों पर वापस ले जाना ये गणितीय विकास के दृष्टिकोण से पीछे की ओर एक कदम जैसा लगता है। सही बात। इसी तरह भारतीय बीजगणित में ब्रह्मगुप्त या भास्कर के सूत्र आधारित तरीकों पर लौटना, जबकि छात्र पहले से ही आधुनिक बीजगणित की अधिक सामान्य और अमूर्त संरचनाओं जैसे ग्रुप्स, रिंग्स, फील्ड्स को सीख रहे हों, उसे भी प्रतिगामी माना जा रहा है। ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन गणितीय परिपक्वता के लिए शायद उतना उपयोगी नहीं। यानी एक चिंता ये है कि कुछ प्रस्तावित विषय स्नातक स्तर की गणितीय जटिलता के अनुरूप नहीं हैं। और क्या मुद्दे हैं? दूसरा बड़ा मुद्दा है आधुनिक कौशल और अनुप्रयोगों से असंगतता, इररेलेवेंस टू मॉडर्न स्किल्स। मतलब? उदाहरण के लिए, कालगणना या पंचांग का अध्ययन सांस्कृतिक इतिहास या निर्विज्ञान के लिए दिलचस्प हो सकता है, पर आधुनिक वैज्ञानिक या इंजीनियरिंग अनुप्रयोगों के लिए आवश्यक गणितीय कौशल से इसका सीधा संबंध स्थापित करना मुश्किल है। आज के गणित छात्रों को संभाव्यता सिद्धांत, सांख्यिकीय मॉडलिंग, ऑप्टिमाइजेशन तकनीक या संख्यात्मक विश्लेषण जैसे क्षेत्रों में दक्षता हासिल करने की आवश्यकता है। तो आलोचकों का सवाल है कि क्या इन पारंपरिक विषयों का अध्ययन उस दिशा में कोई सार्थक योगदान देगा? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है,
क्या गणित के दायरे से बाहर के विषयों को शामिल करने पर भी आपत्ति है? हाँ, ये तीसरा प्रमुख बिंदु है, विषयगत असंगति, डिसिप्लिनरी मिसमैच। कई प्रस्तावित विषय जैसे सूर्य सिद्धांत या आर्यभट्टियम, जो मुख्य रूप से खगोल विज्ञान के ग्रंथ हैं, हाँ, आपने पहले भी बताया था। या ब्रह्मांडीय समय चक्र या पंचांग, जिनका ज्योतिष और धार्मिक अनुष्ठानों से गहरा संबंध है, ये शुद्ध गणित के बजाय खगोल विज्ञान, इतिहास, दर्शन या धार्मिक अध्ययन के दायरे में अधिक आते हैं। सही। गणित एक विशिष्ट अनुशासन है जिसकी अपनी पद्धति है, जो तर्क, प्रमाण और अमूर्तता पर आधारित है। इन विषयों को गणित के मुख्य पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से शामिल करने से अनुशासन की सीमाएं धुंधली हो सकती हैं और गणित की मूल प्रकृति से ध्यान भटक सकता है। और क्या इन प्राचीन ग्रंथों तक पहुंच और उन्हें समझने में व्यवहारिक कठिनाइयां भी हैं? निश्चित रूप से ये चौथी चिंता है, पहुंच और भाषा की बाधा, एक्सेसिबिलिटी एंड लैंग्वेज बैरियर। अधिकांश मूल प्राचीन ग्रंथ संस्कृत में है, अक्सर काव्यात्मक श्लोक के रूप में। ओह, आज कितने छात्र या यहाँ तक कि शिक्षक भी इन ग्रंथों को मूल रूप में पढ़ने और समझने में सक्षम है? उनका सटीक अनुवाद और व्याख्या करना भी एक बड़ी चुनौती है, खासकर गणितीय सटीकता के संदर्भ में। हाँ, ये तो है। इसके लिए विशेष विशेषज्ञता की आवश्यकता होगी, जो शायद देश भर के सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में उपलब्ध न हो। ये तो बहुत व्यावहारिक समस्या लगती है। और अंततः इन सब का छात्रों के भविष्य पर क्या असर पड़ सकता है, इस पर क्या चिंताएं हैं? ये पांचवी और शायद सबसे गंभीर चिंता है, शैक्षिक विश्वसनीयता और भविष्य की तैयारी पर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑन एकेडमिक क्रेडिबिलिटी एंड फ्यूचर प्रिपेयर्डनेस। आलोचकों को डर है कि यदि पाठ्यक्रम में ऐसे विषय शामिल किए जाते हैं जिन्हें वैश्विक गणित समुदाय मुख्यधारा का हिस्सा नहीं मानता, या जो समकालीन गणितीय अनुसंधान और अनुप्रयोगों के लिए सीधे तौर पर प्रासंगिक नहीं है, तो इससे भारतीय गणित डिग्री की शैक्षिक विश्वसनीयता कमजोर हो सकती है। और प्रतियोगी परीक्षाओं का क्या, जैसे IIT जैम, नेट वगैरह? बिल्कुल, उन छात्रों के लिए जो IIT जैम, गेट, नेट, सेट जैसी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, या जो विदेशों में उच्च शिक्षा मतलब MS, PhD के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए इस तरह के पाठ्यक्रम का कितना मूल्य होगा? सही सवाल है। अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम आधुनिक गणित में एक मजबूत नींव की उम्मीद करते हैं। क्या यह पाठ्यक्रम उन्हें वैश्विक मंच पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार करेगा? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर विचार करने की आवश्यकता है। तो ये सवाल उठता है कि क्या हम छात्रों को अतीत की प्रशंसा करने में इतना उलझा देंगे कि वे भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार ही ना हो पाएं? बिल्कुल, यही चिंता है। ये वास्तव में गंभीर चिंताएं हैं, लेकिन इस पूरी बहस में ये याद रखना भी जरूरी है कि आलोचना का मतलब भारत की समृद्ध गणितीय विरासत का अनादर करना नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, और ये स्पष्ट करना बहुत महत्वपूर्ण है। भारत का गणित में एक असाधारण और गौरवशाली इतिहास रहा है। हाँ, शून्य की अवधारणा और दशमलव स्थान मूल्य प्रणाली, इसका विकास तो यही हुआ। बिल्कुल, जिसने पूरी दुनिया में संख्यात्मक गणना में क्रांति ला दी। ब्रह्मगुप्त जैसे गणितज्ञों ने ऋणात्मक संख्याओं और शून्य के साथ संचालन के नियम दिए। भास्कर द्वितीय ने कैलकुलस के कुछ प्रारंभिक विचारों पर काम किया। और रामानुजन? आधुनिक समय में? हाँ, और आधुनिक समय में श्रीनिवास रामानुजन जैसे अद्वितीय प्रतिभान गणितज्ञ हुए, जिनके काम ने संख्या सिद्धांत और गणित के अन्य क्षेत्रों को गहराई से प्रभावित किया। हाँ, शून्य की कहानी तो अपने आप में अद्भुत है। कैसे ब्रह्मगुप्त और बाद में भास्करण ने शून्य को एक संख्या के रूप में समझा और उसके गुणों का अध्ययन किया। शून्य से विभाजन जैसी जटिल अवधारणाएं भी शामिल थीं। हाँ, भले ही उनकी समझ आधुनिक परिभाषाओं से भिन्न हो, लेकिन ये उस समय के लिए अभूतपूर्व था। इन विचारों ने बाद में अरब और यूरोपीय गणित के विकास को भी प्रभावित किया। निश्चित रूप से। तो मुद्दा यह नहीं है कि भारतीय गणित का इतिहास महत्वपूर्ण नहीं है या उसका अध्ययन नहीं किया जाना चाहिए। बिल्कुल, मुद्दा यह है कि उसे स्नातक स्तर के अनिवार्य गणित पाठ्यक्रम में किस तरह और किस हद तक शामिल किया जा रहा है। तरीका और मात्रा। हाँ, क्या ये समावेश आधुनिक गणित की कीमत पर हो रहा है? क्या ये छात्रों को उन कौशलों से लैस कर रहा है जिनकी उन्हें आज और कल जरूरत होगी? आलोचना मुख्यतः समावेश के तरीके और संतुलन पर केंद्रित है, न कि विरासत के महत्व पर। तो यहाँ हम मूल द्वंद्व पर वापस आते हैं। विरासत का सम्मान और आधुनिक जरूरतों के बीच संतुलन कैसे साधा जाए,
ये वाकई एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। अगर हम इस बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो मुख्य चुनौती यही है। हम अपनी समृद्ध गणितीय विरासत का जश्न कैसे मनाएं, उसका सम्मान कैसे करें, बिना उस कठोरता यानी रिगर, अमूर्तता, एब्स्ट्रैक्शन और सार्वभौमिकता, यूनिवर्सैलिटी से समझौता किए जो आधुनिक गणित की पहचान है। और जो आज के विज्ञान और प्रौद्योगिकी की रीढ़ हैं। हाँ, बिल्कुल। AI, ML, डेटा साइंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्रिप्टोग्राफी, फाइनेंशियल मॉडलिंग, ये सभी क्षेत्र गणित की एक बहुत ही परिष्कृत और अमूर्त समझ पर निर्भर करते हैं। तो आधुनिक गणित की वे कौन सी मुख्य विशेषताएं या क्षेत्र हैं जो आज भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धा और तकनीकी प्रगति के लिए अनिवार्य हैं? देखिए, आधुनिक गणित मुख्य रूप से प्रमाण आधारित तर्क, प्रूफ बेस्ड रीजनिंग पर टिका है। ये पैटर्न खोजने, अनुमान लगाने और फिर उन अनुमानों को कठोर तार्किक चरणों के माध्यम से सिद्ध करने के बारे में है। इसके लिए कुछ प्रमुख क्षेत्रों में मजबूत नींव आवश्यक हैं। पहला, शुद्ध गणित, प्योर मैथमेटिक्स। इसमें आधुनिक बीजगणित, वास्तविक और जटिल विश्लेषण, टोपोलॉजी जैसे विषय आते हैं। ये गणितीय संरचनाओं और उनके गुणों की गहरी समझ विकसित करते हैं। ठीक है। दूसरा, अनुप्रयुक्त गणित, अप्लाइड मैथमेटिक्स। इसमें डिस्क्रीट गणित, ऑप्टिमाइजेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, संभाव्यता और सांख्यिकी शामिल हैं। ये वास्तविक दुनिया की समस्याओं को मॉडल करने और हल करने के लिए गणितीय उपकरणों का उपयोग करते हैं। और तीसरा? और तीसरा, कंप्यूटेशनल गणित, कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स। इसमें संख्यात्मक तरीके, एल्गोरिदम का डिजाइन और विश्लेषण और गणितीय मॉडलिंग और सिमुलेशन के लिए कोडिंग शामिल है। ये वे क्षेत्र हैं जो आज नवाचार को संचालित कर रहे हैं और जिनमें भारतीय छात्रों को उत्कृष्टता प्राप्त करने की आवश्यकता है। तो अगर ये आधुनिक क्षेत्र इतने महत्वपूर्ण हैं और IKS को अनिवार्य रूप से शामिल करने पर इतनी चिंताएं हैं, तो क्या कोई बीच का रास्ता सुझाया गया है, कोई वैकल्पिक दृष्टिकोण? हाँ, कई शिक्षाविदों और आलोचकों ने वैकल्पिक समाधान सुझाए हैं। सबसे आम सुझाव यह है कि भारतीय ज्ञान प्रणालियों से संबंधित पाठ्यक्रमों को मुख्य गणित पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा बनाने के बजाय उन्हें ऐच्छिक विषयों मतलब इलेक्टिव्स के रूप में पेश किया जाए। यह एक दिलचस्प विचार है। ये ऐच्छिक पाठ्यक्रम कहाँ और कैसे पेश किए जा सकते हैं? इसके कई मॉडल हो सकते हैं। एक संभावना यह है कि गणित विभाग के भीतर ही भारतीय गणित का इतिहास या प्राचीन और मध्यकालीन गणितीय परंपराएं जैसे ऐच्छिक कोर्स हों, जिन्हें वो छात्र चुने जिनकी रुचि हो। हाँ, बिल्कुल। जिनकी इस विषय में विशेष रुचि है। दूसरा विकल्प ये हो सकता है कि इन विषयों को अंतः विषयक, इंटरडिसिप्लिनरी, ऐच्छिक के रूप में पेश किया जाए। शायद इतिहास विभाग, दर्शन विभाग, संस्कृत विभाग या सांस्कृतिक अध्ययन केंद्रों के माध्यम से। अच्छा। इस तरह जो छात्र पुरोहिती, ज्योतिष या अन्य पारंपरिक शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं या जिनकी इतिहास और संस्कृति में गहरी रुचि है, वे इन पाठ्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं और मुख्य गणित पाठ्यक्रम की संरचना और कठोरता भी प्रभावित नहीं होगी। इस दृष्टिकोण का लाभ ये होगा कि छात्रों को चुनाव का अवसर मिलेगा और मुख्य पाठ्यक्रम भी आधुनिक जरूरतों पर केंद्रित रह सकेगा। बिल्कुल, यहाँ संतुलन साधना ही कुंजी है। लक्ष्य ये होना चाहिए कि गणित का मुख्य पाठ्यक्रम सार्वभौमिक, यूनिवर्सल और कठोर, रिगरस बना रहे। इसका फोकस उन मूलभूत अवधारणाओं और तकनीकों पर केंद्रित रहना चाहिए जिन्हें दुनिया भर में मान्यता प्राप्त है और जो विज्ञान, इंजीनियरिंग और अन्य क्षेत्रों की नींव है, यानी प्रमाण, अमूर्तन, विश्लेषण, संभाव्यता, बीजगणित और कंप्यूटेशनल विधियां। ये गणित की वैश्विक भाषा हैं। सही। यहाँ आकर्षक बात यह है कि अपनी विरासत को समझना निश्चित रूप से हमारे ज्ञान को समृद्ध कर सकता है, हमें प्रेरणा दे सकता है और हमें अपनी जड़ों से जोड़ सकता है। लेकिन ये उस गणितीय कठोरता और आधुनिक कौशल का विकल्प नहीं बन सकता जो 21वीं सदी में सफल होने के लिए आवश्यक है। विरासत संदर्भ प्रदान कर सकती है, पर नींव तो समकालीन सार्वभौमिक गणित की ही मजबूत बनानी होगी। तो अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए? हम क्या हासिल करना चाहते हैं? शायद अंतिम लक्ष्य ये होना चाहिए कि हमारे छात्र आत्मविश्वास से आधुनिक गणित की जटिल समस्याओं को हल करने में सक्षम हो। जैसे वे AI के लिए परिष्कृत एल्गोरिदम विकसित कर सकें, वे क्वांटम यांत्रिकी की गणितीय नींव को समझ सकें, वे वित्तीय बाजारों के लिए जटिल मॉडल बना सकें और साथ ही
वे अपनी समृद्ध गणितीय विरासत की सराहना भी कर सकें। वे शुल्ब सूत्रों के पीछे की ज्यामितीय अंतर्दृष्टि को समझ सकें। वे भास्कर के बीज गणितीय योगदान को पहचान सकें। वे रामानुजन की असाधारण प्रतिभा से प्रेरित हो सकें। ये या तो ये या वो वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये भी और वो भी वाली होनी चाहिए, लेकिन सही संतुलन और प्राथमिकता के साथ। एकदम सही। मुख्य फोकस भविष्य की तैयारी पर होना चाहिए, जबकि विरासत को सम्मानजनक स्थान मिले। बिल्कुल। यह सुनिश्चित करना होगा कि विरासत का समावेश मुख्य धारा की गणितीय शिक्षा की गुणवत्ता और प्रासंगिकता को कमजोर ना करे। तो इस सब का क्यों मतलब है? ये पूरी बहस भारत में गणित शिक्षा के भविष्य के लिए क्या संकेत देती है? संक्षेप में कहें तो यूजीसी का ये प्रस्तावित गणित पाठ्यक्रम मसौदा एक महत्वपूर्ण मुद्दे को उजागर करता है कि हम अपनी प्राचीन ज्ञान परंपराओं को आधुनिक शिक्षा प्रणाली में कैसे एकीकृत करें, विशेष रूप से गणित जैसे विषय में, बिना उसकी मूल प्रकृति और वैश्विक मानकों से समझौता किए। हाँ। जैसा कि हमने scroll.in के विश्लेषण के आधार पर चर्चा की, ये बहस सिर्फ अकेडमिक नहीं है। ये शिक्षा नीति के बड़े सवालों, रोजगार क्षमता, वैश्विक प्रतिस्पर्धा और शायद सबसे महत्वपूर्ण कि हम भविष्य के लिए किस तरह के नागरिक और विचारक तैयार करना चाहते हैं, इससे जुड़ी है। और पाठ्यक्रम के विवरण से परे जाकर सोचें तो ये बहस इस बारे में क्या संकेत देती है कि एक राष्ट्र के रूप में हमारी प्राथमिकताएं क्या हैं। हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी में समकालीन वैश्विक मांगों के साथ अपनी गहरी सांस्कृतिक जड़ों और विरासत को संतुलित करने की चुनौती का सामना कैसे कर रहे हैं। ये गहरा सवाल है। यह प्रश्न है जिस पर निरंतर मनन और संवाद आवश्यक है, क्योंकि इसका प्रभाव हमारी आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा। निश्चित रूप से। और जैसा हमने पहले कहा, यूपीएससी अभ्यर्थियों के लिए इस तरह की नीतिगत बहसों, उनके तर्कों और संभावित परिणामों को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये न केवल परीक्षा के लिए उपयोगी है, बल्कि एक जागरूक नागरिक के तौर पर भी आवश्यक है। हमें उम्मीद है कि हमारे इस विश्लेषण ने इस जटिल मुद्दे को समझने में श्रोताओं की कुछ मदद की होगी और उन्हें सोचने के लिए नए बिंदु दिए होंगे। अगर इस विषय पर आपके कोई विचार या प्रश्न हैं, तो नीचे टिप्पणी अनुभाग में उन्हें अवश्य साझा करें। हम आपके दृष्टिकोण जानने के इच्छुक हैं। और यदि आपको यह गहन चर्चा उपयोगी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें और भविष्य में ऐसे और विश्लेषणों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।